नमस्कार, मैं हूँ किन्नरी और आप देख रहे हैं आज का भारत न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मिडल ईस्ट में जारी संकट के बीच अमेरिका वायुसेना को बड़ा झटका लगा है। पश्चिमी इराक में अमेरिकी सेना का एक KC-135 रिफ्यूलिंग विमान हादसे का शिकार हो गया। इस दौरान विमान में कुल 6 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 4 की मौत हो गई है। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड यानी सेटफॉर्म ने भी क्रू मेंबर्स की मौत की पुष्टि की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सेंटकॉम ने बताया कि KC-135 रिफ्यूलिंग विमान में मौजूद 6 में से 4 क्रू मेंबर की मौत हो चुकी है, जबकि 2 की तलाशी और बचाव अभियान जारी है। सेटकॉम का कहना है कि दुर्घटना के पीछे के कारण का पता लगाया जा रहा है। अभी जांच जारी है। कुछ सामने आता है तो अधिक जानकारी साझा की जाएगी। अमेरिकी सेना ने साफ किया है कि विमान हादसे का शिकार किसी दुश्मन के हमले या फ्रेंडली फायर की वजह से नहीं हुआ है। यानी साफ है कि शुरुआती जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना किसी हमले से जुड़ी नहीं है। अमेरिका का KC-135 विमान एक रिफ्यूलिंग विमान है। इसका इस्तेमाल आसमान में दूसरे सैन्य विमानों को ईंधन देने के लिए किया जाता है। इसे टैंकर विमान भी कहा जाता है। इन विमानों का इस्तेमाल लंबी दूरी के मिलिट्री ऑपरेशनों में बेहद अहम भूमिका निभाती है। सैन्य विमान या फाइटर जेट युद्ध के दौरान बिना जमीन पर उतरे लंबे समय तक आसमान में फिर रह सकते हैं और दुश्मनों पर कहर बरपा सकते हैं। बता दें कि इससे पहले अमेरिका के 3 AF-15S विमान गिराए गए थे। कुवैत में फ्रेंडली फायर में अमेरिका को यह नुकसान हुआ था। ईरान के साथ शुरू हुआ युद्ध से लेकर अब तक अमेरिका को अपने 4 विमान खोने पड़े हैं। पंजाब के बरनाला जिले के गांव सोहण में एक दुखद घटना सामने आई है। गैस सिलेंडर लेने के लिए कतार में खड़े 66 वर्षीय व्यक्ति की दिल का दौरा पड़ने से मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद मौके पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए और इलाके में शोक का माहौल बन गया। मृतक की पहचान शेहण गांव निवासी भूषण कुमार मित्तल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह सुबह करीब 5 बजे अपने बेटे के साथ खाना पकाने वाला गैस सिलेंडर लेने के लिए स्थानीय गैस एजेंसी के बाहर पहुंचे थे। उस समय एजेंसी के बाहर पहले से ही बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े थे। परिवार और स्थानीय लोगों के अनुसार भूषण कुमार का कतार में 25वां नंबर था। वो काफी देर तक अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही क्षणों में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। कई लोगों ने तुरंत परिवार को सूचना दी। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और भूषण कुमार के शव को घर ले गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में गैस सिलेंडर की कमी की खबरों के कारण लोगों में चिंता का माहौल बना हुआ है। इसी वजह से कई लोग सुबह से ही एजेंसियों के बाहर कतार में लग रहे हैं ताकि समय रहते सिलेंडर मिल सके। गांव के लोगों ने बताया कि भूषण कुमार मित्तल शीत स्वभाव के व्यक्ति थे और गांव में सभी के साथ अच्छे संबंध रखते थे। उनके अचानक मौत से पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है। दिल्ली इंडिया ब्लॉक के सांसदों द्वारा संसद में CEC को हटाने की मांग वाले नोटिस सौंपे जाने पर RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा, SIR को लेकर गड़बड़ियां पूरे देश में हुई। हमारे राजस्थान में बहुत से नाम गलत तरीके से काटे गए। उनको लेकर सदन में हमने विरोध किया था। TMC को जो महाभियोग प्रस्ताव लेकर आई है उस पर हमारी पार्टी ने भी साइन किया। सब लोग कहते हैं कि इनको पद से हटाया जाए। ज्ञानेश कुमार के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन लेके आए हैं, क्योंकि TMC का मानना है कि वो बीजेपी की उस पर काम करते हैं एंड उनके वर्किंग स्टाइल। SIR को लेके बड़ी गड़बड़ियां पूरे देश के अंदर हुई। हमारे राजस्थान के अंदर, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर बहुत से नाम गलत तरीके से काटे गए और उसको लेके हाउस के अंदर भी हम लोगों ने विरोध किया था। और जो ये TMC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ
इनको हटाने का लेके आई है, उसके अंदर मेरे दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी, हमने भी सिग्नेचर किया और हम सब लोग ये चाहते हैं कि इनको पद से हटाया जाए। जी सकीना रेड्डी जी का कहना है कि ऑपोजिशन जो है इसी रवैये के चक्कर में, जिस तरह से रवैया वो हाउस के अंदर करती है, इस चक्कर में पब्लिक उनसे नाराज है और उनको जो है दोबारा पावर में नहीं लाने दे रहे हैं और जो है इस तरह का रवैया उन्हें नहीं करना चाहिए अगर उन्हें दोबारा। देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष बिखरा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इंडिया अलायंस का ही पार्ट हूँ, लेकिन विपक्ष को जिस तरीके से एक दूसरे को मुद्दे बता के लड़ाई लड़नी चाहिए, वो लड़ाई विपक्ष नहीं लड़ रहा, अलग अलग दिशाओं में लड़ रहा है। और इसीलिए देश की जनता मोदी जी के खिलाफ वोट करना चाहती है, लेकिन उनको लगता है कि उचित स्थान नहीं है, इसे बार बार ये सत्ता के अंदर है। मोदी जी से देश फेडअप हो चुका है, लेकिन वोट डाले कहाँ, इसलिए ये हालात हो रहे हैं देश के अंदर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हटाने का जो नोटिस दिया है, ऐसा इंडिया अलायंस, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो या उनके सहयोगी हों, वो लगातार संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां करते रहते हैं और उसका विरोध करते रहते हैं। चाहे पश्चिम बंगाल में भ्रष्ट मंत्रियों के घरों पर जब ईडी या सीबीआई के छापे पड़े तो ममता बनर्जी खुद सड़क पर आकर के विरोध की। इसी प्रकार से ईवीएम का विरोध किया, इसी प्रकार से उन्होंने ईडी और सीबीआई का समय समय पर माननीय अदालतों के खिलाफ भी टिप्पणी करी और अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नोटिस दे करके उन्होंने फिर सिद्ध कर दिया है कि संवैधानिक संस्थाओं, संविधान और डेमोक्रेसी में उनका कोई विश्वास नहीं है। सर सीसी के खिलाफ इम्पीचमेंट ला रही है टीएमसी। देखिए, इम्पीचमेंट उनके खिलाफ कांग्रेस ने भी, संपूर्ण विपक्ष ने, और मैं कहूंगा इंडिया ब्लॉक ला रहा है, क्योंकि उनका आचरण पद की गरिमा को गिराने वाला है। सीसी भारत के संविधान में ये प्राविधान है कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो संविधान के अनुसार उनके खिलाफ लाया जा सकता है। उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए सच्चाई तो ये है कि मौजूदा सीसी ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था कि हम ना लाएं, और ये जो हम कर रहे हैं किसी के व्यक्ति के खिलाफ नहीं, ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की गरिमा के लिए है। उनका जो आचरण रहा है वो भारत के संविधान के खिलाफ रहा है। वो एक धर्म विशेष को चाहते थे कि उसमें जो एसआईआर बन के आई ही ना हो। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम कट गए। ये तो बहुत से देशों की आबादी नहीं, कई राज्यों को मिला के आबादी नहीं। वो एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह भारतीय जनता पार्टी के उनका आचरण हो गया। तो हम उस संविधान के अधिकारों की रक्षा करते हुए कांग्रेस ने भी उनके खिलाफ इम्पीचमेंट पे हस्ताक्षर किए हैं और हम सारे तथ्य रखें। देश में गैस संकट के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि जहां तक कच्चे तेल की बात है, हमारे पास 258 मिलियन मीट्रिक टन की रिफाइनिंग क्षमता है। हम पेट्रोल और डीजल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, इसलिए भारत में इन ईंधनों को आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी सभी रिफाइनरियां इस समय 100% क्षमता या उससे भी अधिक क्षमता पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इसी तरह अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को भी एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है। हम राज्य सरकारों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे प्राथमिकता के मानदंड निर्धारित करें और यह सुनिश्चित करें कि कमर्शियल सिलेंडर प्रभावी रूप से उन उपभोक्ताओं तक पहुंचे जिनके लिए उन्होंने कहा कि रिफाइनरियों के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। इसके अलावा इसकी आपूर्ति भी लगातार बनी हुई है। घरेलू उपभोक्ताओं को पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति बिना किसी रुकावट या कटौती के सुनिश्चित की जा रही है। स्थिति को देखते हुए घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। The states have been requested to identify the locations in the district for the distribution of kerosene, जो regular allocation से अलग
से ऊपर 48,000 KL का केरोसिन का एलोकेशन भारत सरकार ने किया है। उसके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज से रिक्वेस्ट की गई है कि वो डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 जगह आइडेंटिफाई करें जहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के लिए कोल इंडिया हैज ऑलरेडी इशूड द ऑर्डर सो दैट the coal is made available to small, medium and other consumers. Small, medium or other consumers, especially the hotels and the restaurants, hospitality को कोल की उपलब्धता इंश्योर कराने के लिए कोल मिनिस्ट्री के द्वारा ऑलरेडी ऑर्डर इशू किया जा चुका है। अंत में मेरी आपके द्वारा सभी देशवासियों से अपील है कि घबराएं नहीं, पैनिक बुकिंग से बचें। इसके अलावा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अबुधाबी से भारतीय यात्रियों को लेकर एक विशेष उड़ान शनिवार को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर सुरक्षित रूप से पहुंची है। अधिकारियों के अनुसार इस विशेष फ्लाइट के जरिए कई भारतीय नागरिक स्वदेश लौटे। हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद यात्रियों के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की गई और संबंधित एजेंसियों ने उनका स्वागत किया। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट पर सभी आवश्यक इंतजाम किए गए थे। इस विशेष उड़ान के आगमन के साथ ही लंबे समय बाद कई परिवारों का अपने परिजनों से मिलन भी संभव हो पाया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक खौफनाक और दर्दनाक घटना सामने आई है। जिला महिला अस्पताल के पास संचालित एक निजी नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान बच्चा और जुड़वा नवजात शिशुओं की मौत के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और अस्पताल को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 28 वर्षीय गर्भवती रिंकू यादव को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन गांव की आशा बहू के साथ एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। आरोप है कि अस्पताल संचालक ने मोटी रकम लेकर उनका नवजात बच्चियों की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद भी काफी देर तक रिंकू को होश नहीं आया। जब उन्होंने डॉक्टर से पूछा तो 24 से 36 घंटे में होश आने की बात कही गई। बाद में अचानक हालत गंभीर बताकर अस्पताल की एम्बुलेंस से रिंकू को मऊ रेफर कर दिया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन शव लेकर वापस निजी अस्पताल पहुंचे और लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल कर्मियों ने घटना को छुपाने की कोशिश की और नवजात बच्चियों के बारे में सही जानकारी नहीं दी। उनका कहना है कि बाद में खोजबीन के दौरान बच्चों के शव अस्पताल के बाथरूम में पड़े मिले। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया। इसी दौरान मौके पर भारी भीड़ भी फिर रही। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग पूरी मामले की जांच कर रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आज का भारत न्यूज़।